नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के पहले चैप्टर में हमने व्यक्तित्व के परिचय, अर्थ और परिभाषा को हमने अच्छे से पढ़ लिया। दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न आते हैं। दोस्तों आज हम जो लोग पढ़ने वाले प्रश्न हैं वो है व्यक्तित्व के सिद्धांत। इनको अच्छे से पढ़ना। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग सिद्धांत है। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत बताया है उसके बारे में संपूर्ण बात करना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न पेपर में आते हैं। जैसे पिछली बार कैटल का आया, हिप्पोक्रेटस का आया, शेल्डन का आ गया, क्रिस्मर का आ गया, जुंग का आ गया। तो दोस्तों आज विस्तार से इसको अच्छे से पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम व्यक्तित्व के सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत, पर्सनैलिटी की व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या विषय वस्तु बताई है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। प्रश्न आ जाए भारतीय आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्तित्व की श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की है। तो दोस्तों आंसर होगा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अर्थात दोस्तों इसको त्रिदोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिदोष। अर्थात गुण और दोषों के आधार पर, ज़्यादा दोष के आधार पर ही होगा ये, दोषों के आधार पर। व्यक्तित्व की श्रेणियाँ 3 प्रकार की बताई दोस्तों। किसने? भारतीय आयुर्वेद, जिसमें इसका वर्णन मिलता है चरक संहिता में। किसमें वर्णन मिलेगा दोस्तों का? चरक संहिता। सबसे पहले अपन बात करते हैं बात प्रधान व्यक्तित्व। कौन सा दोस्तों? बात प्रधान व्यक्तित्व। बात प्रधान व्यक्तित्व। दूसरा है पित्त प्रधान व्यक्तित्व। पित्त प्रधान व्यक्तित्व दोस्तों। तीसरा जो होगा वो होगा कफ प्रधान व्यक्तित्व। दोस्तों बहुत मज़ेदार प्रश्न बनेंगे यहाँ से। आप लोगों को प्रश्न पेपर में करना है बात प्रधान व्यक्तित्व। पेपर में सिर्फ आपसे ऐसे ही पूछे कि भारतीय आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्तित्व की श्रेणियाँ हैं वो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इन तीनों को क्या कहा गया है? त्रिदोष, अर्थात दोषों के आधार पर। दोस्तों सीखने का प्रयास करना बात प्रधान व्यक्तित्व। बात प्रधान व्यक्तित्व में आपसे पूछे बालक कैसा होगा? बालक चंचल होगा। क्या होगा? चंचल होगा, स्फूर्तिवान होगा दोस्तों बालक। और ध्यान रखना दोस्तों समाजवादी भी हो सकता है बालक यहाँ पर। समाजवादी दोस्तों, उदारवादी भी होगा बालक यहाँ पर। और दोस्तों पित्त प्रधान व्यक्तित्व। पित्त प्रधान व्यक्तित्व में क्या होता है? बालक बिल्कुल सुस्त होता है। क्या होता है? बिल्कुल सुस्त होता है। आलसी होगा दोस्तों, सुस्त, आलसी और संवेगात्मक रूप से मजबूर। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। स्थिर नहीं दोस्तों, क्या? अस्थिर। दोस्तों सीखने का प्रयास करना आप लोग। संवेगात्मक स्थिरता किसको कहते हैं? संवेग। आप लोग जानते हो मैकडूगल ने, गिलफोर्ड ने जो संवेग बताए थे 14 बताए थे, ब्रिजेज ने 10 बताए थे, वॉटसन ने 4 बताए थे। जो संवेगात्मक स्थिर, ये दोष कैसे? यहाँ पर किसी बालक को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बालक डरता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है। कहने का मतलब ये कि दोस्तों उसकी जो संवेगों की आवृत्ति बहुत ज़्यादा बार बार आवृत्ति होती है। हर 1-2 घंटे में उसको खाना चाहिए। 2-3 घंटे के अंतर्गत कुछ ना कुछ वो क्रोध करता रहता है, घृणा करता है, एकांत में रहना चाहता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि और संवेगात्मक। प्रश्न आ जाए आपसे प्रश्न पेपर में, एक बालक बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बालक को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उसकी जो श्रेणी होगी वो किसमें होगी? पित्त प्रधान व्यक्तित्व में। अर्थात दोस्तों ये मजबूर है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो बालक सुस्त है, आलसी है, अर्थात बालक सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त भी रहेगा। यहाँ पर बच्चा क्या रहेगा? बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेता है, लोड ही नहीं लेता है। बालक आलसी है, कोई काम होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो यहाँ बालक रहेगा बात प्रधान व्यक्तित्व में, ज़्यादा बालक चंचल नहीं रहता है। बालक हर कार्य के प्रति तत्पर रहता है। प्रश्न आ जाए कार्य की ओर तत्परता। कार्य करने की तत्परता कौन सा होगा? बात प्रधान व्यक्तित्व। दोस्तों कप के नाम से होता है। कप होता है, कप को जमीन पे गिरते टूट जाता है, अर्थात दुबला, पतला, कमजोर। बिल्कुल एक बालक कैसा होगा? इसमें आपसे प्रश्न पूछ ले तो दोस्तों क्या होगा? देखो उधर सीखने प्रश्न करना आप। दुबला, पतला, कमजोर, शक्तिहीन। बालक बिल्कुल दुबला होगा, पतला होगा, कमजोर होगा, शक्तिहीन होगा, चिड़चिड़ा भी होगा दोस्तों, चिड़चिड़ा। ये प्रश्न आया था 3rd ग्रेड भर्ती 2012 के अंतर्गत भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कि एक बालक दुबला है, पतला है, कमजोर है, शक्तिहीन है, गुस्सा सर्वाधिक करता है, स्वभाव चिड़चिड़ा है, तो आप उसको किस श्रेणी में रखोगे? तो दोस्तों मज़ेदार वाली बात थी कि उस समय पेपर में
कब प्रधान व्यक्तित्व नहीं आया। तो दोस्तों ये चीज़ में आपको सीखना है कि जैसे आप भारतीय आयुर्वेद वाला पढ़ के गए और पेपर में भारतीय आयुर्वेद का अनुसार नहीं आया। देखो पेपर उस समय जो स्थिति थी, एक बालक दुबला है, पतला है, कमजोर है, शक्तिहीन है, गुस्सा सर्वाधिक आता है, गुस्सा सर्वाधिक आएगा, चिड़चिड़ा है, ये प्रश्न पेपर में आया था। उस समय जो पेपर में स्थिति थी उस समय कब प्रधान व्यक्तित्व पेपर में नहीं आया था। दोस्तों सीखने का प्रयास करना, इसका आंसर आप ही लोग दोगे। आगे जो मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगा वहाँ लिखा नहीं आएगा आपके अनुसार कि आयुर्वेद के अनुसार। मनोवैज्ञानिक है, पेपर बनाने वाला बहुत तरीके अपनाता है, आप लोगों को भी उसी तरीके के अनुसार पेपर में बैठना है। अर्थात पेपर की तैयारी करने से पहले अपने आप को बिल्कुल परिपूर्ण करके, परिपक्व होके पेपर में जाना है, सारा सब कुछ पढ़ के जाना है। दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत अभी हमने भारतीय आयुर्वेद के अनुसार पढ़ रहे थे, वो दोष के आधार पर बताया था, जिसको त्रिदोष हम लोग कहते थे। अब जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जुंग के अनुसार। सेकंड ग्रेड की एग्जाम में, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में इस क्वेश्चन को इतनी बार पूछा गया है, हर बार प्रश्न पेपर में ले रखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आरपीएससी ने इसको गोद ले रखा है जुंग को, क्योंकि जुंग से प्रश्न पेपर में बार बार आया है। दोस्तों चाहे जुंग हो चाहे युंग हो एक ही बात है। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि जुंग के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। प्रश्न आ जाए आपसे कि जुंग ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है। दोस्तों इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करना। बहुत सी किताबों में 2 लिखा होता है, बहुत सी किताबों में 3 लिखा होता है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को कई बार राजस्थान के एक शिक्षक भर्ती एग्जाम में इसको बार बार रखा गया है। तो दोस्तों सीखने का प्रयास करना। आपसे यदि पूछता है कि जुंग ने जो अपना वर्गीकरण दिया गया वो किसके आधार पर दिया, तो दोस्तों आंसर आएगा सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर। सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर, सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर। दोस्तों जब जुंग ने अपना वर्गीकरण दिया था, जुंग ने अपना वर्गीकरण दिया था किसका? व्यक्तित्व का। तो सबसे पहले इसने कितने वर्गीकरण बताए थे? 2। कितने बताए थे दोस्तों? 2। एक का नाम क्या था? अंतर्मुखी। क्या नाम था दोस्तों? अंतर्मुखी। और दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? बहिर्मुखी। आप इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करना, कैसे प्रश्न आता है पेपर में। और दोस्तों बाद में संशोधन करके व्यक्तित्व की 3 श्रेणी बता दी। और तीसरा कौन सा जोड़ा दोस्तों? इसने उभयमुखी। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि जुंग ने जब व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया तो सबसे पहले कितने प्रकार के बताए थे व्यक्तित्व की श्रेणियां? 2 प्रकार की, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और दोस्तों किसके आधार पर? सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर। और अंत में जब संशोधन करके यदि प्रश्न आपसे ऐसे पूछे वर्तमान में जुंग ने व्यक्तित्व की कितनी श्रेणी बताई है दोस्तों? 3। तो तीसरा कौन सा है? उभयमुखी। किसके आधार पर? सामाजिक अंत्यक्रिया के आधार पर, अर्थात बालक के गुण दोषों के आधार पर। अब मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। देखो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब जानते हो आप लोग? अंतर्मुखी का मतलब अपने आप में रहना, अपने आप में रहना, अपने विषय में सोचना, अपनी आदतें, अपना लक्षण, अपनी रुचि किसी को प्रकट नहीं करना कि मेरी आदत क्या है, कि मैं क्या चाहता हूँ, कि अपने विषय में सिर्फ अपने आप में मस्त रहने वाला जो व्यक्ति कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों अंतर्मुखी। और प्रश्न पेपर में कई बार आया चुका है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उन बालकों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक आते हैं, इसमें बालक कैसा होगा? इसमें आत्म केंद्रित। कैसा होगा दोस्तों? आत्म केंद्रित, एकांत प्रिय है दोस्तों, अपने आप में मस्त रहने वाला। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को आप जानते हो कि बच्चा, इसमें ध्यान रखना, जो बच्चा होगा सिद्धांतवादी होगा। कैसे होगा? सिद्धांतवादी। ध्यान रखना, सिद्धांतवादी होगा, समाजवादी नहीं होगा। और जो बालक समाजवादी होता है वो बालक उदारवादी होता है। और वो किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? समाजवादी, उदारवादी, बहिर्मुखी में आएगा। यदि आपसे प्रश्न पेपर में पूछता है कि एकांत प्रिय संकोची, बिल्कुल संकोच करता है हर विषय वस्तु में। देखो एकांत प्रिय अपने आप में मस्त रहता है, किसी विषय की किसी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको कहने में शर्म आता है, संकोच करता है। सबसे ज़्यादा शर्मीला होता है दोस्तों बालक, इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व में शर्मीला, एकांत प्रिय, अपने आप में मस्त रहने वाला, किसी से कोई मतलब नहीं। सबसे ज़्यादा जो बालक आएंगे वो कहलाएंगे दोस्तों कौन से? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनकी आदतें, इनके लक्षण, इनकी रुचियाँ किसी को प्रकट नहीं होने देते हैं। इसमें बालक सिद्धांतवादी होता है दोस्तों। दूसरा जो बालक कहलाता है वो है दोस्तों कौन सा? बहिर्मुखी। अच्छे सीखने का प्रयास करना आप।
बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है आप लोग जानते हो, बहिर्मुखी का मतलब होता है दोस्तों क्या, दूसरे के बारे में सोचना। बालक कैसा होगा इसमें, समूह में रहेगा दोस्तों, किसमें रहेगा, समूह में रहेगा, समाज में रहेगा, बिल्कुल रहेगा दोस्तों। और इसमें बच्चे को यदि बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है बालक के, यदि आपसे पूछे कि बालक समाजवादी रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, समाजवादी। और जो बालक समाजवादी होता है दोस्तों वो रहेगा बालक इसमें क्या, उदारवादी। क्या रहेगा, समाजवादी, उदारवादी। सबसे ज़्यादा जो बालक होते हैं दोस्तों उसमें आते हैं सृजनशील बालक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सृजनशील बालक किस श्रेणी में आते हैं। आपसे पूछे कि जो सृजनशील बालक है वो बालक कहलाएंगे दोस्तों किसमें, बहिर्मुखी। और दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको थर्ड ग्रेड भर्ती हो सीटेट के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है। तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड भर्ती, मतलब जिसको पहले आरटेट का कहते थे, आज इसको वर्तमान में राज्य सरकार इसको रीट के नाम से कह रही है। प्रश्न दोस्तों बहुत बार आया चुका है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन। देखो दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनका चिंतन होता है अभिसारी। क्या होता है दोस्तों, अभिसारी। सीखने का प्रयास करना दोस्तों, अभिसारी। अभिसारी में देखो भैंसे भालू, और प्रतिभा में भी भैंसे भालू। और गलती मत करना दोस्तों, और पेपर में आ जाए सृजनशील बालक, सृजनशील बालकों को चिंतन होता है दोस्तों क्या, अपसारी। क्या होता है दोस्तों, अपसारी होता है। ये चीज़ आप विशेषकर याद रख के जाना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं अंतर्मुखी और इनका चिंतन होता है अभिसारी, सृजनशील बालक होते हैं बहिर्मुखी और इनका चिंतन होता है दोस्तों क्या, अपसारी। इस प्रश्न को दोस्तों थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इसको गलत नहीं करना है। और याद रखना भैंसे भालू और अभिसारी में भी दोनों में भैंसे भालू आया है दोस्तों। बालक यहाँ पर रहेगा सामाजिक, समूह में रहेगा। किस में रहेगा दोस्तों, समूह में रहेगा। बालक मित्र बनाएगा, समूह में भी रहेगा, मित्र बनाएगा। जो दूसरों की हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, समाज में बढ़ चढ़कर हर किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला दोस्तों, तो वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, बहिर्मुखी बालक। कहने का मतलब ये दोस्तों, जब जुंग ने बताए थे अंतर्मुखी और क्या बहिर्मुखी बताए थे, किसके आधार पर, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। और बाद में जब संशोधन करके इसने एक जोड़ा था दोस्तों, उसका क्या नाम दिया था इसने, उभयमुखी दिया था दोस्तों। अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था वो तीसरा जो व्यक्तित्व की श्रेणी होगी दोस्तों वो क्या होगा, उभयमुखी। आप अच्छे से याद रखना, उभयमुखी। यदि पेपर में आए सबसे पहले कितने प्रकार के तय थे, 2, संशोधन करके कितने दोस्तों, उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब होता है बालक प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है और किसमें दोस्तों, सृजनशील में आता है। बालक किसमें, आत्मकेंद्रित भी और क्या है, समाजवादी भी है। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अंतर्मुखी और क्या, बहिर्मुखी दोनों प्रकार की श्रेणी मिलती है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जो बालक ज़्यादातर सिद्धांतवादी होता है वो समाजवादी नहीं होता। क्यों, अपने आप में मतलब, अपने विषय में मतलब रखता है, किसी से कोई मतलब नहीं कि क्या चल रहा है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि बालक सिद्धांतवादी है, बालक क्या है, सिद्धांतवादी। दोस्तों सीखने का प्रयास करना, सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी के साथ दोस्तों बालक समाजवादी है। क्या है, समाजवादी। तो सिद्धांतवादी और समाजवादी इन जो दोनों की जो श्रेणियाँ होगी वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, उभयमुखी के अंतर्गत। अर्थात दोस्तों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जुंग ने बताई थी सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। यदि इन दोनों में से इन दोनों विशेषताओं को यदि मिश्रित करता है, सम्मिलित करता है, तो बालक किस में आएगा दोस्तों, उभयमुखी। और याद रखना कि मनोविज्ञान में जितने भी व्यक्तित्व के वर्गीकरण हुए हैं, प्रश्न आया हुआ है कि पेपर के अंतर्गत कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया, सर्वश्रेष्ठ। मनोविज्ञान में जितने भी व्यक्ति हुए इसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो दोस्तों आंसर होगा राइट कौन सा, जुंग। और हमारे भारत में या विश्व में सबसे ज़्यादा किस प्रवृत्ति के बालक पाए जाते हैं दोस्तों, तो आंसर होगा उसका कौन सा, उभयमुखी। दोस्तों अब भारतीय आयुर्वेद के बाद और जुंग के बाद अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ते हैं दोस्तों, पिकनिक का। पेपर में आ चुका है दोस्तों क्रशमर, पिकनिक वाला। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग वर्गीकरण कर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं आपको क्लियर करूंगा और आपको पेपर में यदि प्रश्न आता है तो कैसे करना है। बहुत सी किताबों में इसको 3 प्रकार का भी दिया हुआ है, बहुत सी किताबों में इसको 4 प्रकार का भी दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, आप यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि क्रशमर कौन दोस्तों, क्रशमर ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व का क्या दिया है, वर्गीकरण दिया है
तो वो किस आधार पर दिया। दोस्तों ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेसमर ने किस आधार पर दिया। तो क्रेसमर ने जो दिया था दोस्तों शारीरिक बनावट के आधार पर, ये याद रख के जाना आप, शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर। दोस्तों सबसे जो यदि जो प्रश्न है कि ये 3 प्रकार का या 4 प्रकार का है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, यदि राइट आंसर इसको देखने के बाद बहुत सी ऑथेंटिक बुक्स में तुलनात्मक, तो आप लोगों को अब इसका आंसर करना है दोस्तों, क्या 4 करना है। देखो दोस्तों पहला जो होगा वो है पिकनिक। क्या दोस्तों? पिकनिक। पिकनिक का मतलब दोस्तों एक बच्चा होगा, उसका कद कैसा होगा दोस्तों? छोटा होगा। क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा, कद छोटा होगा, शरीर कैसा होगा? मोटा होगा, अधिक चर्बी वाला होगा, अधिक चर्बी वाला होगा दोस्तों। अच्छा बालक इसमें प्रसन्नचित रहता है, क्या रहता है इसमें? प्रसन्नचित। कद छोटा, शरीर मोटा, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पिकनिक जनजाति, बुशमैन जनजाति, एस्किमो। तो ये इसको क्या दोस्तों मैं नाटा कह सकता हूँ, नाटा। कद छोटा, शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला। तो दोस्तों जो ये होगा कद छोटा, शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला, नाटा, प्रसन्नचित। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा एथलेटिक। क्या दोस्तों? एथलेटिक। एथलेटिक में दोस्तों बच्चा क्या होगा? बिल्कुल खिलाड़ी, जिसको हम खिलाड़ी भी कह सकते हैं। शक्तिशाली, शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट, हष्ट-पुष्ट होगा, ताकतवर होगा दोस्तों, बलवान या बलशाली। कहने का मतलब सुडौलकाय, क्या कहेंगे इसको? सुडौलकाय। एथलेटिक को दोस्तों क्या हम कह सकते हैं? खिलाड़ी। और प्रश्न है दोस्तों कौन से बच्चे गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं? कौन से बच्चे गुस्से पर तुरंत नियंत्रण करते हैं? दोस्तों आप जानते हो मैदान पर खिलाड़ियों को बहुत गुस्सा आता है, पर लेकिन ये गुस्से पर तुरंत क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। पिकनिक हो गया, एथलेटिक हो गया। दोस्तों जो तीसरी श्रेणियाँ हैं वो है कौन सी? लेप्टोसोमेटिक। कौन सी दोस्तों? लेप्टोसोमेटिक। आप याद रखना, अभी मैंने आपको जुंग का पढ़ाया था कि एक बालक दुबला, पतला, कमजोर, जुंग का नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार कप प्रवृत्ति का, दुबला, पतला, कमजोर। मैंने कहा आपको एग्जाम में ये प्रश्न आया, उस समय कप प्रवृत्ति ऑप्शन में नहीं था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि यदि हम इस तरीक़ा से सीख के जाएंगे, यदि भारतीय आयुर्वेद का पढ़ के गए और पेपर में भारतीय आयुर्वेद वाला नहीं आया, तो दोस्तों पेपर में क्रेसमर का भी वो अपने को दे सकता है। और ये चीज़ आप लोग सीखने का प्रयास करना कि एक बालक जो दुबला है, पतला है, कमजोर है, शक्तिहीन है, जरूरी नहीं है कि भारतीय आयुर्वेद उन्हें बताया हुआ है। बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण किया हुआ है। लेप्टोसोमेटिक में जो बालक होगा वो बालक कैसा होगा दोस्तों? दुबला होगा। कैसा होगा? दुबला होगा, पतला होगा, कमजोर होगा, वही गुस्सा, सर्वाधिक, शारीरिक बनावट के आधार पर है, लंबा का है। कहने का मतलब ये दोस्तों प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि जो क्रेसमर है, क्रेसमर ने वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर दिया है, जिसने क्या पहले 3 बताए थे, बाद में भी इसने क्रेसमर ने संशोधन किए हुए 4, तो अपने को क्या करना है? 4। और दोस्तों जो चौथा जो होगा आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, डिस्प्लेस्टिक। क्या दोस्तों? डिस्प्लेस्टिक टाइप। डिस्प्लेस्टिक आप याद रख के जाना इसका, डिस्प्लेस्टिक, डिस्प्लेस्टिक। डिस्प्लेस्टिक का मतलब होता है दोस्तों मिश्रित, सभी प्रकार का वर्गीकरण, जिसमें पिकनिक भी आएगा, एथलेटिक भी आ सकता है, लेप्टोसोमेटिक भी आता है। ऐसा बालक जिसमें इसमें से ये भी विशेषता हो सकती है, ये भी मतलब बालक छोटा भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है। जैसे जिम्बाब्वे का एक व्यक्ति हुआ था ताइबू, वो छोटा भी था पर लेकिन दोस्तों क्या था? खिलाड़ी भी था, गुस्सा भी उसमें खूब सारा था। तो कहने का मतलब ये कि यदि तीनों प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए वो बालक, वो कहलाएगा दोस्तों क्या? डिस्प्लेस्टिक कहलाएगा। दोस्तों पेपर में यदि आपसे प्रश्न आए तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोगों को प्रश्न पेपर में करके आना है कि कद छोटा है, शरीर मोटा है, अधिक चर्बी वाला है, दुबला है, पतला है, कमजोर है, खिलाड़ी है, शक्तिशाली है, गुस्से पर कौन नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, सर्वाधिक प्रसन्नचित्त कौन है। तो ये प्रश्न अपने से पेपर में आना चाहिए दोस्तों, और अपने को ध्यान रखना ये प्रश्न पढ़ के जाना है। और आपसे यदि प्रश्न आ जाए, जैसे दोस्तों ये हमने पढ़ा है पिकनिक, क्या पढ़ा हुआ है? पिकनिक। जैसे इसको सुडौल का है, पिकनिक को क्या, जैसे कद छोटा है, शरीर मोटा है, तो गोलाकार जैसा लगता है। क्या लगता है दोस्तों? ये गोलाकार। क्या लगता है दोस्तों? गोलाकार लगता है। जैसे हमने अभी कह दिया उसको शरीर क्या है? सुडौल है। लेप्टोसोमेटिक दुबला, पतला, कमजोर, शक्तिहीन, तो लंबाकार लगता है दोस्तों बालक ये।
कैसा लगता है, ये लंबाकार रखता है। तो कहने का मतलब ये कि जो क्रेशमर ने जो बताया हुआ है वर्गीकरण, वो शारीरिक रचना के आधार पर बताया हुआ है और इसको अपने को पेपर में हमको सही करना है, प्रश्न पेपर में गलत किसी प्रकार से नहीं होना है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि क्रेशमर ने जो वर्गीकरण दिया शारीरिक बनावट के आधार पर दिया। पिकनिक को हम लोग नाटा भी कह सकते हैं, लेप्टोसोमेटिक खिलाड़ी भी कह सकते हैं अर्थात सुडोलकाय कह सकते हैं, और जो लेप्टोसोमेटिक है वो लंबाकार, दुबला, पतला और कमजोर, शक्तिहीन, गुस्सा सर्वाधिक, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा इसमें। और ध्यान रखना दोस्तों, जो डिस्प्लेस्टिक है, डिस्प्लेस्टिक का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार की बच्चे में लंबा भी है। मान लो बच्चा एक लंबा है पर लेकिन दोस्तों अधिक चर्बी वाला है। तो कहने का मतलब ये कि जो 4 प्रकार की विशेषता ये अपने को पेपर में याद करके जानी है, तो ये अपने को याद रखना है। और यदि आपको ये पिकनिक का याद हो जाता है तो दोस्तों समझ लेना आपको शेल्डन का भी याद हो जाएगा। दोस्तों जो डिस्प्लेस्टिक है, डिस्प्लेस्टिक को हमने मिश्रित काय, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं दोस्तों, विशाल काय। याद रखना दोस्तों, क्या कह सकते हैं हम इसको, विशाल काय। याद रखना आप, विशाल काय, सुडोल काय, लंबा काय। दोस्तों ये किसके अनुसार थे, ये क्रेशमर के अनुसार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद हुआ तो शेल्डन का कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं किसका, शेल्डन का, क्योंकि शेल्डन का तो हमने पढ़ लिया। अब जो क्रेशमर का हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों किसका, शेल्डन का। दोस्तों प्रश्न आ जाए आपसे, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, वो भी दोस्तों किसके आधार पर किया है, शारीरिक रचना के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर। याद रखना दोस्तों, शारीरिक बनावट के आधार पर शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया। जैसे पिकनिक था, आपने सुना होगा वो, तो दोस्तों इसको इसने नाम दिया एंडोमॉर्फिक। क्या नाम दिया, एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक आपने पिकनिक में पढ़ा था, बच्चे का जो कद होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, शरीर कैसा होगा दोस्तों उसका, मोटा होगा और अधिक चर्बी वाला होगा। कैसा होगा दोस्तों, अधिक चर्बी वाला। और दोस्तों वही क्या, बच्चा कैसा रहेगा इसमें, प्रसन्नचित्त रहेगा। क्या रहेगा इसमें, प्रसन्नचित्त रहेगा। और दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा था एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक। क्या दोस्तों, मीसोमॉर्फिक। किसका, ये बिल्कुल रटना नहीं है, सीख के जाना है। मीसोमॉर्फिक में वही दोस्तों क्या रहेगा, बच्चा खिलाड़ी रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। जो आप लोगों ने किसका पढ़ा था अभी, उससे पहले शेल्डन से पहले क्रेशमर का, तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, बस उसके विशेषता सेम टू सेम है, बस नाम अलग याद रखने हैं। खिलाड़ी है, शक्तिशाली है, ताकतवर दोस्तों, अस्थि पंजरों से सशक्त। यदि अस्थि पंजरों से सशक्त एक ही बात है, मतलब हष्ट पुष्ट, अस्थि पंजरों से सशक्त। और दोस्तों यदि आपसे प्रश्न आ जाता है पेपर में कि बच्चा एक हष्टपुष्ट है, ताकतवर है, बलवान है, तो क्या करेंगे उसको, मीसोमॉर्फिक। और दोस्तों एक इसने बताया था कौन सा, एक्टोमॉर्फिक। क्या बताया था इसका नाम, एक्टोमॉर्फिक। और दोस्तों एक्टोमॉर्फिक अर्थात कप प्रवृत्ति, याद है आपको कप प्रवृत्ति, कप प्रवृत्ति कैसी, दुबला, पतला, कमजोर, शक्तिहीन, गुस्सा सर्वाधिक। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, एक्टोमॉर्फिक। तो दोस्तों शेल्डन ने जो व्यक्तित्व की श्रेणी बताई थी वो 3 प्रकार की बताई थी, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और क्या, एक्टोमॉर्फिक। और ध्यान रखना दोस्तों क्रेशमर का अपने को 4 ही करना है, पहले 3 था पर संशोधन करके उसने डिस्प्लेस्टिक और दिया था, जिसको मिश्रित कहते हैं, विशालकाय कहते हैं। एंडोमॉर्फिक कद छोटा, शरीर मोटा, अर्थात दोस्तों मैं इसका नया नाम दे सकता हूँ, गोलाकार। देखो क्या नाम दे सकता हूँ दोस्तों उसको, गोलाकार, 4 ओर से सुडौल, ताकतवर। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, आयताकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नाम आयताकार। और दोस्तों एक्टोमॉर्फिक है, दुबला पतला, कमजोर है, शक्ति है, गुस्सा सर्वाधिक आता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, लंबाकार। तो दोस्तों बिल्कुल आपको याद रख के जाना है, क्रेशमर का याद रख के जाना है, शेल्डन का याद रख के जाना है, जुंग का पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछली बार पेपर में हिप्पोक्रेटस का आ गया था आपके रीड 2015 के एग्जाम में, तो हिप्पोक्रेटस को पढ़ाएंगे। पिछली बार शेल्डन में भी आ चुका है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। दोस्तों व्यक्तित्व का जो भी वर्गीकरण है, जैसे सिगमंड फ्राइड में से हर बार प्रश्न आता है पेपर में, ईगो, सुपर ईगो, उसकी एक नेक्स्ट एक क्लास लगेगी पूरी 30, 35, 40 मिनट की, उसको भी आपको सीख के जाना है। पेपर में प्रश्न गलत नहीं करना है, याद रखना है। सिलेक्शन चाहिए, पूरी मनोविज्ञान पढ़नी पड़ेगी, यदि व्यक्तित्व है तो पूरा व्यक्तित्व पढ़ना पड़ेगा, सब चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए संपूर्ण अपने को व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ के जाने। दोस्तों क्रेशमर का हो गया, शेल्डन का हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे किसका दोस्तों, हिप्पोक्रेटस का, क्योंकि रीड 2015 की भर्ती में हिप्पोक्रेटस से आ गया था। और आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज होगा कि जो शेल्डन
ने 3 प्रकार का दिया, कृष्णमन ने 4 प्रकार का दिया, जुंग ने 3 प्रकार का दिया, भारतीय आयुर्वेद ने भी 3 प्रकार का दिया। दोस्तों जो हिप्पोक्रेटस है, हिप्पोक्रेटस ने 3 प्रकार का नहीं दिया है, याद रखना। हिप्पोक्रेटस ने जो बताया था दोस्तों, वो बताया था कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। याद रख के जाने आप लोगों को कि हिप्पोक्रेटस ने जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, जो श्रेणी दी है, वो कितने प्रकार की दी है। ये दोस्तों अपने पर बिल्कुल आना चाहिए। प्रश्न यदि आपसे पूछे कि हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार का दिया है, तो क्या आंसर होगा उसका, 4 प्रकार का। दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने दिया, वो यदि आपसे प्रश्न पेपर में पूछ सकता है। मान लो पिछली बार पेपर में प्रश्न आ गया कि हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार का दिया, 4 प्रकार का। अब मान लो पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकता है आपसे कि जो हिप्पोक्रेटस ने बताया हुआ है वो किसके आधार पर दिया दोस्तों, शारीरिक द्रव्य के आधार पर। क्या दोस्तों, शारीरिक द्रव्य के आधार पर, शारीरिक द्रव्य के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व की जो श्रेणी बताई थी दोस्तों, वो कितने प्रकार की बताई थी, 4 प्रकार की। और एक प्रश्न याद रखना, 400 ईसा पूर्व बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक था, व्यक्तित्व के बारे में वर्गीकरण करने वाला। 400 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व बताने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक किसके बारे में दोस्तों, व्यक्तित्व के बारे में। इसने सबसे पहला जो दोस्तों, यदि अपन 4 की बात करते हैं, कप प्रवृत्ति वाले, कौन से दोस्तों, कप प्रवृत्ति वाले। क्या आप बता सकते हो कप प्रवृत्ति वाले, जो हम लोग लिख रहे हैं कि कप प्रवृत्ति वाले, दोस्तों कप प्रवृत्ति वाले किस में आया था, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार आया था। कप प्रवृत्ति समझना आप दोस्तों, उसको सीखने का प्रयास करना। कप प्रवृत्ति दूसरा बताया था इसने, कौन सा, काले पित्त वाले, काले पित्त वाले, काले पित्त वाले, जिसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, निराशावादी। बिल्कुल क्या कहेंगे दोस्तों उसको, निराशावादी। ये याद रख के जाना है आपको। कप प्रवृत्ति, क्रोधी स्वभाव का। कप प्रवृत्ति का मतलब दोस्तों क्रोधी स्वभाव का। काले पित्त वाले अर्थात दोस्तों क्या आएगा, निराशावादी। दोस्तों पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, याद रख के जाने आपको, पीले पित्त वाले, पीले पित्त वाला। दोस्तों कहने का मतलब ये जो बच्चा रहेगा मंद बुद्धि रहेगा। क्या रहेगा इसमें, बच्चा मंद बुद्धि रहेगा। और दोस्तों जो चौथा आंसर आएगा वो है इसका कौन सा, आशावादी। क्या दोस्तों, आशावादी, अर्थात दोस्तों बिल्कुल आशा रखेगा, ये हर चीज़ उम्मीद रखेगा, दूसरे से उम्मीद रखने वाला। जैसे दोस्तों कभी ऐसा होता है कि पेपर में एक व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा सा बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो सोचता है कि इसका रोल नंबर मेरे से आगे आएगा तो मैं इससे पेपर में पूछ लूँगा। दोस्तों मान लो उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि जो इंटेलिजेंट जो बॉय होता है उसका रोल नंबर अलग रूम में आ जाता है और उसका लास्ट में आ जाता है। तो दोस्तों दूसरे पर उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। तो हिप्पोक्रेटस में बताया कप प्रवृत्ति वाले। हाँ दोस्तों, कप प्रवृत्ति का मतलब होता है कौन सा, क्रोधी स्वभाव। कौन सा दोस्तों, ऐसे बच्चा जिनका क्या रहता है, स्वभाव क्या रहता है, बिल्कुल क्रोध में रहता है। कप प्रवृत्ति ध्यान रखना दोस्तों, कप प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और क्या, आशावादी, ये अपने को पढ़ के जाने। कप प्रवृत्ति में बच्चा क्रोधी होता है, काले पित्त में निराशावादी होता है, पीले पित्त वाले में बच्चा मंदबुद्धि होता है, आशावादी में दोस्तों दूसरे पर उम्मीद रखने वाला व्यक्ति होता है। और हिप्पोक्रेटस ने कितनी श्रेणी बताई थी दोस्तों, 4 बताई थी। याद रख के जाना है, 3 नहीं करना है। दोस्तों आशावादी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रक्त प्रवृत्ति वाले भी कह सकते हैं। इसमें बच्चा प्रसन्नचित्त रहता है। इसमें बच्चा कैसा रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। पेपर में प्रश्न आ जाए, इसमें जो बच्चा रहेगा प्रसन्नचित्त, उम्मीद रखेगा दूसरे से, टेंशन ही नहीं, अर्थात रक्त प्रवृत्ति वाला। इसमें रक्त तत्व की ज़्यादा प्रधानता पाई जाएगी दोस्तों। किसमें, आशावादी में। कप प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और आशावादी। कप क्रोधी स्वभाव का, दुबला पतला क्रोध रहता है। काला पित्त वाला बिल्कुल निराश रहेगा, पीले पित्त वाला बिल्कुल मंदबुद्धि वाला, और आशावादी अर्थात रक्त प्रवृत्ति वाला जो बच्चा रहेगा दूसरों से उम्मीद करेगा। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं कपिल मुनि के अनुसार। याद रखना पेपर में आपसे कपिल मुनि के अनुसार भी पूछ सकता है पेपर में कि कपिल मुनि ने जो व्यक्तित्व की जो श्रेणी बताई थी वो कितने प्रकार की बताई थी दोस्तों, 3 प्रकार की बताई थी कपिल मुनि के अनुसार। आपने नाम सुना होगा कपिल मुनि, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक। कपिल मुनि के अनुसार कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया कपिल मुनि ने कितने प्रकार का बताया था दोस्तों, 3 प्रकार का। बच्चे के 3 प्रकार का गुण दोषों के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले सत प्रधान व्यक्तित्व, कौन सा दोस्तों, सत प्रधान व्यक्तित्व। दूसरा कौन सा दोस्तों, तम प्रधान व्यक्तित्व। और तीसरा दोस्तों कौन सा,
रस प्रधान व्यक्तित्व। सत का मतलब आप समझते हो बच्चा कैसा रहेगा, इसमें ईमानदार रहेगा, सात्विक प्रवृत्ति रहेगी, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, झूठ नहीं बोलेगा बालक, नैतिकता का पालन करेगा बालक, आदर्शवादी होगा, सात्विक प्रवृत्ति, अहिंसावादी प्रवृत्ति, हिंसा नहीं करेगा, अच्छे विचार रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो किसमें कहलाएगा दोस्तों, सत प्रधान व्यक्तित्व। तम का मतलब दोस्तों मालूम चल रहा है, तम का मतलब तामसिक प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसीय प्रवृत्ति। प्रश्न आया हुआ है पेपर में कि मानवीय प्रवृत्ति, क्या दोस्तों मानवीय जो प्रवृत्ति है वो किस में पाई जाएगी दोस्तों, सत प्रवृत्ति में। इसमें दोस्तों कौन सी जाएगी, राक्षसीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति आएगी दोस्तों, राक्षसीय प्रवृत्ति, अर्थात दोस्तों पाशविक प्रवृत्ति, पशु के समान। इसमें बच्चा हिंसा करता है दोस्तों, झूठ बहुत बोलता है, इसमें बालक चोरी करता है दोस्तों, और दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बच्चा भोला होता है। धार्मिक प्रवृत्ति होती है, सीधा सज्जन होता है, सात्विक प्रवृत्ति, नैतिकतावादी होता है, आदर्शवादी होता है दोस्तों। उसमें नैतिकतावादी नाम से पता लग रहा है, नैतिकतावादी, आदर्शवादी, दोस्तों समाजवादी। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यदि प्रश्न आपसे नाम से यदि आपसे प्रश्न पूछता है बिल्कुल आप लोग करो, यदि ऐसे प्रश्न को भी आप लोग गलत करोगे तो सही किसको करोगे, तो कहने का मतलब। और इसमें रज प्रधान व्यक्तित्व, रज प्रधान व्यक्तित्व का मतलब दोस्तों बालक समाजवादी भी है। बालक क्या है, समाजवादी भी, और समाजवादी के साथ दोस्तों बालक हिंसा करता है, चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। दोनों प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। मिश्रित प्रवृत्ति है वो किस में आएगा दोस्तों, रज प्रधान व्यक्तित्व में आएगा। तो व्यक्तित्व की सिद्धांत सत्यतम और क्या दोस्तों, रज किसने बताया था, ये कपिल मुनि ने बताया था दोस्तों। जो आज की क्लास में या जो हमने जो पढ़ा हुआ है, एक तो हमने किसका पढ़ लिया है, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार पढ़ लिया है, जुंग के अनुसार पढ़ लिया है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस के अनुसार पढ़ लिया है, क्रिश्मर का पढ़ लिया है, शेल्डन का पढ़ लिया है। इसके बाद जो दोस्तों अब जो अपन पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा प्रश्न और पेपर में आ सकता है थॉर्नडाइक के अनुसार। ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम और भी जारी रखेंगे। आज जो अब इसके बाद कपिल मुनि के अनुसार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कपिल मुनि के अनुसार सत्यतम और क्या रज, ये वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रश्न आ जाए, जब कपिल मुनि नहीं आए तो भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कि व्यक्तित्व की श्रेणियां कितनी हैं, 3। पहला नाम दोस्तों सत्य, दूसरा नाम तप, और तीसरा दोस्तों क्या, रज। अब इसके अनुसार दोस्तों एक छोटा सा एक सिद्धांत और है थॉर्नडाइक के अनुसार, उसको भी हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने चिंतन के आधार पर बताया, विचार करने के आधार पर बताया था। आप लोग जानते हो एडवर्ड है थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक जो है विश्व का सबसे पहला पशु मनोवैज्ञानिक हुआ। विश्व का सबसे पहला पशु मनोवैज्ञानिक हुआ कौन, थॉर्नडाइक। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी थॉर्नडाइक का अधिगम में खूब नाम आएगा, इसका बुद्धि में भी खूब आएगा, और जहाँ जहाँ आएगा इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया वो किसके आधार पर दिया दोस्तों, चिंतन के आधार पर। किसके आधार पर दिया दोस्तों, चिंतन के आधार पर या विचारों के आधार पर दोस्तों, या बुद्धि के आधार पर। इसने कितने प्रकार बताया दोस्तों, 3 प्रकार का। पहला बताया दोस्तों सूक्ष्म विचार प्रधान व्यक्तित्व, क्या बताया था दोस्तों, सूक्ष्म विचार प्रधान व्यक्तित्व। दूसरा कौन सा दोस्तों, स्थूल विचार प्रधान व्यक्तित्व, सीखने का प्रयास करना आप लोग, स्थूल हो गया दोस्तों। और तीसरा दोस्तों विचार प्रधान व्यक्तित्व या विचार युक्त विचार प्रधान व्यक्तित्व, विचार युक्त विचार प्रधान व्यक्तित्व। दोस्तों सूक्ष्म विचार प्रधान व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, ऐसा बच्चा या ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति जिसमें बारीकता के साथ, गहनता के साथ अध्ययन करने की प्रवृत्ति हो, सब कुछ पढ़ के जाता है। ऐसा नहीं जैसे आपने देखा होगा, आपने बीए का पेपर किया होगा, बीए के पेपर में हम लोग रातों रातों में पूरे किसी पॉइंट को पढ़ के चले जाते हैं, तो वो किस में आएगा दोस्तों, स्थूल में। पर लेकिन पॉइंटों के साथ उसमें क्या लिखा हुआ है, उस विषय सामग्री में क्या है, वो किस में आएगा, सूक्ष्म विचार प्रधान व्यक्तित्व में आएगा। और दोस्तों पेपर में आ जाए बड़ी बड़ी बातें करना, बस कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, काम कुछ नहीं करेगा, वो किस में आएगा दोस्तों, स्थूल के अंतर्गत। बड़ी बड़ी बातें करना किस में आएगा, स्थूल बातों में। गहनता के साथ पढ़ना, गहन अध्ययन, एक आपने पढ़ा होगा शिक्षण विधियों में, आपने गहन अध्ययन और द्रुत अध्ययन पढ़ोगे दोस्तों,
तो जैसे गहन अध्ययन, बारीकता के साथ पढ़ना, गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ पढ़ना। प्रतिभाशाली वाला आते हैं दोस्तों, कौन से वाला आएंगे इसमें, प्रतिभाशाली वाला आएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सृजनशील वाला, आतंकवादी जैसे दोस्तों, सृजनशील वाला आएंगे इसमें सबसे ज़्यादा। और दोस्तों विचार प्रदान युक्त वाला समय के अनुसार अपने आप को डालते हैं। यदि उनके पास समय है तो समय के अनुसार वो बारीकता के साथ भी पढ़ के जाते हैं, और यदि समय नहीं है तो दोस्तों वो क्या है, यदि जैसे मान लो आज मैं कोई पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, समय का अभाव है, या बीए का पेपर दे रहा हूँ या एमए का पेपर दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि अब समय नहीं है, तो दोस्तों मैं उसके पॉइंट को भी पढ़ के जा सकता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि थॉर्नडाइक ने चिंतन के आधार पर, विचारों के आधार पर भी 3 प्रकार की श्रेणियां बताई हैं, जिसमें से उसने क्या बताया दोस्तों, सूक्ष्म प्रधान व्यक्तित्व, स्थूल प्रधान व्यक्तित्व, विचार प्रधान व्यक्तित्व। किसके आधार पर दोस्तों, चिंतन के आधार पर या बुद्धि के आधार पर या विचारों के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियां। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हम नेक्स्ट क्लास होगी, बुद्धि में वर्गीकरण के जो नेक्स्ट सिद्धांत है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनको आपको जो जितना पढ़ाया इनको कॉपी में नोट्स के माध्यम से इनको बनाओ, अच्छे से पढ़ो। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको राजस्थान जीके की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सूरपाल सिंह राणावत यूट्यूब पर सर्च करके आप लोग राजस्थान जीके का ज्ञान ले सकते हो। और दोस्तों इसी चैनल पर आपको रीजनिंग का भी ज्ञान मिल रहा है। थैंक यू।